वी मीडिया के हमारे शो डायरेक्ट सवाल विद मनु में मैं हूं आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो डॉक्टर रमन झा हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा कोरोना पेशेंट की काउंसलिंग की है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मनु और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पेंडेमिक में आप लोग जो काम कर रहे हैं वास्तव में अतुलनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इवन हम लोगों से ज्यादा आप लोगों का बहुत स्ट्रेसफुल ये दौर चल रहा है और उसके बावजूद आप लोग वक्त निकाल पाए ताकि जो पेशेंट्स आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं डायरेक्ट, उन तक आप लोगों की सही गाइडलाइन पहुंच सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कोरोना जो पेंडेमिक जिस तरह से बताई जा रही है ये वाकई बहुत घातक है या डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, ये फ्लू तो है, नो डाउट कि कोरोना वायरल फ्लू है, वायरस है, लेकिन जिस तरह से इसको मीडिया के माध्यम से और आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, पॉजिटिविटी को कम और निगेटिविटी को फैलाया जा रहा है, उससे जो भय पैदा हो गया है, मरने का रेट जो हो रहा है वो कोरोना से कम, भय से ज्यादा हो रहा है। और जहां तक मुझे जब से मैं काउंसलिंग शुरू किया हूं और लोगों से बातचीत हो रही है, तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। कहीं से एक उम्मीद की किरण लगती है कि डॉक्टर रमन बोल रहे हैं कि नहीं, कल से आप ठीक हो जाइएगा। वो बहुत बड़ा रामबाण लक्ष्मण बुट्टी का काम करता है। उसके बाद जो दवा वो प्रॉपर लेते हैं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, वो ज्यादा एफिकेसी वाला हो जाता है। तो इस विषम परिस्थिति में इसकी बहुत जरूरत है और इसी की कमी है अपने देश में। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल और डॉक्टर्स की कमी का एक माहौल बना हुआ है जो तेजी से खराब भी हो रहा है, तो इस सिचुएशन में लोगों को किस तरह से समझाया जाए? देखिए, अभी एक्चुअली जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा लोग ऑक्सीजन लेके अपने अपने घर में स्टोर कर लिए हैं फ्यूचर के लिए कि हम बीमार पड़ेंगे। वो सोच चुके हैं कि अब हमको बीमार पड़ना ही है, इसलिए वो स्टोर करके रखे हुए। एक एक घर में 27 सिलेंडर मुझे पता चला है न्यूज के माध्यम से, रिलेटिव के माध्यम से, कि वो स्टोर करके रखे हुए हैं। और कल एक न्यूज में पता चला कि 85 इयर्स के ओल्ड मेन वो अपना बेड छोड़ दिए हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इन मोहतरमा को बेड चाहिए, इसलिए मेरा बेड इनको दे दीजिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की जरूरत उतना नहीं है जितना लोग परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन शहर में कम इसलिए है कि पेड़ पौधे कट गए हैं। जो ऑक्सीजन ज्यादा देने वाले प्लांट हैं वो शहर में मिलते कहाँ हैं? आप बड़े बड़े शहर में देखिए तो पेड़ पौधा दिखने को बहुत कम मिलता है। लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए पार्क जाते हैं घूमने, वो भी अपने घर से दूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांटेशन की कमी के कारण भी ऑक्सीजन घट रहा है। और अभी जो पेंडेमिक स्थिति है, उस पेंडेमिक स्थिति में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए मानसिक रूप से। लोग यहाँ से बीमार हो गए हैं, न्यूज में जैसे सुनते हैं तो लोग मानसिक रूप से बीमार होना शुरू हो गए हैं, डिप्रेशन में जाने लगे हैं। और इस कदर डिप्रेशन में जाने लगे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि 22-22 घंटा हम फोन पे लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं। रिजल्ट मिल रहा है, काफी बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। कल एक बुजुर्ग आदमी शिक्षक थे, वो लखीसराय के थे, वो दर बदर भटक रहे थे। और जब मेरा फेसबुक के माध्यम से नंबर मिला और मुझे फोन किए, तो 3 दिन के बाद वो बोलते हैं कि हाँ, हमरा बचाए ले लिए, नहीं तो हम तो मर जाती हाँ, भगवाने बन के लिए। तो ये सब चीज देख के दर्द भी होता है, दुख भी होता है कि लोग किस तरह से भय में जिंदगी जी रहे हैं। पॉजिटिव चीज जो हो रही है, अभी बीबीसी का मैंने न्यूज सुना, 1.23 करके लोगों का जो रेशियो है कोरोना काल में, डेथ रेट। अभी आप एक रेट देखिए, आप डाटा कलेक्ट कीजिए, कोरोना से पहले जो डेथ रेट था अपने इंडिया का और अभी जो रेट है मरने का, दोनों में तालमेल बिठा के देखिए तो अभी बहुत कम रेट है इंडिया में कोरोना काल में। क्या कोरोना के समय के बाद और का दूसरा जो डिजीज हो रहा है वो नहीं होगा क्या? हाँ, ये जरूर है कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में आपको अगर बुखार हो तो उसको इग्नोर नहीं करें, या जनरल समझ के उसको बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। आप केयर करें अपने आप को, उसको जल्दी ठीक करने का प्रयास करें जो सरकार का गाइडलाइन है, और खुद अपने आप से मजबूत बनना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कह सकते हैं कि डर ही कोरोना है,
अभी जो स्थिति बन रही है। और डॉक्टर विश्वास मेरा अगला सवाल वैक्सीन, जी, कोरोना के लक्षण क्या है और कौन कौन से फेजेस हैं इसके, ताकि लोगों को थोड़ा क्लियर समझ आए। देखिए पहला लक्षण जो है इसका है कोरोना का, वो कोरोना पहले नाक में जाके नेजल सेप्टम में जाके वो छिप जाता है। तो जी सबसे पहले जो पहला लक्षण है वो सुगंध खत्म हो जाता है, फिर टेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसका जो रिकवरी रेट है वो 24 आवर्स में वो ठीक हो जाता है, अगर वो स्टीम लेना शुरू करे। क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो 60 to 70 टेम्परेचर पे कोरोना वायरस मर जाता है। और हम लोग जो स्टीम लेते हैं, कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी में कपड़े से ढक के 1 लीटर पर हम जब वाष्प खोलने लगता है तो उसको स्टीम से ढकते हैं, तो वो जो स्टीम जाता है नेजल सेप्टम में, 100 डिग्री टेम्परेचर से वो वाष्प बनता है, वो मर जाता है। उसके बावजूद भी अगर कोरोना आता है तो सेकेंड फेज वो गले में कंजेशन शुरू होता है। ये जो ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया के वॉल पे कफ बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे कफ का मोटा परत हो जाता है और ट्रेकिया को ही ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वो दिक्कत होता है। इसका सबसे बेहतरीन हमारे जो बाप दादा पुराने लोग जो किया करते थे, टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाता था, जब कोई दवाई काम नहीं करता था, गर्म पानी में नमक डाल के, सोडियम और क्लोरीन जो है गले के कफ को काटता है। तो वो सबसे बेहतरीन दवा है। आप जितना बार गर्म पानी और नमक के साथ गार्गिल करें। क्योंकि अभी कल मेरा इंटरव्यू देख रहे थे, देश के नामचीन 4 डॉक्टर थे, नरेश त्रेहान थे, उसके बाद एम्स के डॉक्टर थे, सारे लोग, सब लोग यही कह रहे थे कि घरेलू उपचार, प्रिकॉशन लेना, हाँ जब बहुत ज्यादा सीरियस हो तब आप हॉस्पिटल जाएं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तब आप उसको करें। लेकिन शुरू में ही अगर आप प्रिकॉशन ले लेते हैं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी ही नहीं। तो लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर तीसरा स्टेज जो आता है वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन होता है। लंग्स में इन्फेक्शन जाने के बाद 4-5 दिन तक बहुत ज्यादा पेंडेमिक, दम फूलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। उस केस में भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आत्मविश्वास आपका साथ दे तो सच में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं होता है कि आज तक में एक न्यूज, जब कल मैंने संदेश दिया न्यूज वाले को माया मीडिया मेल के माध्यम से कि निगेटिविटी बहुत फैला ली है, एक पॉजिटिव खबर आप देखिए उसका कितना असर पड़ता है। और इसका असर इतना हुआ है कि आज तक में कई पॉजिटिव खबर सुनने को मिला है। ठीक होने का रेट भी बताया गया है कि आप घबराएं नहीं, बहुत अच्छा ठीक होने का भी रेट मिल रहा है। तो पॉजिटिव चीज सुनने के बाद जो न्यूज देख रहे हैं उनको एक उम्मीद की किरण जगी कि नहीं, ठीक भी तो हो रहा है, बल्कि ठीक होने का रेशियो 90% खराब होने से ज्यादा बेहतर है। तो फिर क्यों घबराने का। तो पॉजिटिविटी आ रही है, लोग अच्छे हो रहे हैं। अभी 75 साल की एक महिला, वो डॉक्टर बोल दिए कि 24 आवर्स के बाद अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो महिला अपने विल पावर के कारण वो रिकवरी में आ गई है। ये बहुत बड़ा न्यूज है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि कोरोना में एक जरूरी जो मेडिकल किट घर में मौजूद होनी चाहिए, वो क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें कौन सी दवाइयां होनी चाहिए। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऑक्सीजन का जो लेवल है और पल्स ऑक्सीमीटर वो एकदम होना चाहिए, वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। प्लस थर्मामीटर होना चाहिए। एक स्टीम इनहेलेशन का एक पॉट आता है, वो रहना चाहिए। बाकी जो जरूरत का जो मेडिसिन है वो फेसबुक के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से सबको पता है कि क्या क्या मेडिसिन होना चाहिए। इमरजेंसी किट घर में रहना चाहिए, लोग रखें, ताकि इमरजेंसी में जब बीमार पड़े तो दवा लेने के लिए भटकना नहीं पड़े, इसकी जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी जो है, हल्दी का रोल बहुत बढ़िया है। हल्दी का, अगर कच्चा हल्दी का लोग यूज करें, हल्दी का पाउडर यूज करें, शुद्ध घी अगर मिले। नाक में मैंने कई पेशेंट का जब काउंसलिंग किया और उसको जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो कुछ शुद्ध कच्ची घानी का या आपका जो घी है, वो नाक में लेने के बाद ना वो पूरे वेन को प्रमोट करता है, रिलैक्स करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, पॉजिटिविटी लाता है और नाक के कंजेशन को खत्म करता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। डॉक्टर साहब, अगर घर में लोगों के पास पैरासीटामोल हो, बेटाडिन हो, गार्गल माउथवॉश करने के लिए, या विटामिन सी और डी के कैप्सूल्स हो, या आपने बताया था शायद हमारा फोन पे जब बात हो रही थी, अजीथरल 500 एक है, टेलीकास्ट एल-बी कॉम्प्लेक्स आपने बताया, भाप के लेने के कैप्सूल्स हैं, पल्स एक्सोमीटर है, तो ये इनमें से जो अजीथरल 500 है ये क्या है।
ये एक्चुअली यहाँ से ऊपर के लिए एंटीबायोटिक है, गले के लिए ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। तो एजिथ्रल जो हम लोग सामान्य अवस्था में 1 टैबलेट लेते हैं, 1 टैबलेट लेते हैं कि इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं दिया जाए, तो वो ठीक है, उसको लेना चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस में वो निदान नहीं है। कोरोना वायरल फीवर है, जाहिर सी बात है कि जो वायरल चीज है वो बैक्टीरियल कहाँ से ठीक कर पाएगा। मन को संतुष्ट करने के लिए लोग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घरेलू उपचार और आत्मबल बहुत मजबूत करना चाहिए। योग बहुत कारगर है, अनुलोम विलोम जो करते हैं वो काफी इफेक्टिव है। सांस का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो जैसे ही कोरोना सुनते हैं लोग, मुझे लगता है कि कैंसर सुनने के बाद उतने लोग प्रभावित नहीं होते हैं जितना अभी कोरोना सुनने के बाद प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए हमको लगता है कि काउंसलिंग अभी दवा का, चूंकि 2 पेशेंट पे, एक पेशेंट को मैंने सिर्फ दवा लिखा और एक पेशेंट को मैंने दवा के साथ काउंसलिंग किया, तो दवा के साथ काउंसलिंग वाला पेशेंट का रिकवरी रेट 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। तो पेशेंट से बात करना, अभी जैसे लगभग 200 प्लस कोरोना पॉजिटिव निगेटिव में आए हैं, ठीक हुए हैं, तो अब चूंकि मैं अकेले हूं तो 24 घंटा कम पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान भी हो रहे हैं। तो जो ठीक हुए हैं उनका फोन नहीं ठीक होने वाले से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं कि अब आप ठीक हुए हैं तो बताइए कि कैसे ठीक हुए हैं। तो एक चेन सिस्टम बना रहे हैं कि जो ठीक हुए हैं वो नहीं ठीक होने वाले को फोन करके काउंसलिंग करे। तो ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक नेटवर्क बन रहा है कोरोना ठीक करने का। तो इसमें सफलता मिल रही है, काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल ये रहा है। बहुत अच्छा स्टार्ट है डॉक्टर साहब कि जो ठीक हो गए हैं वो ना ठीक होने वाले पेशेंट से अगर फोन पे कनेक्ट होते हैं तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है एक तरह से। डॉक्टर साहब, आपने हमें फोन पर ये भी बताया था कि जो खट्टे पदार्थ हैं कोरोना इफेक्ट होने पर वो खाने चाहिए, तो वो क्या बात है, वो कौन कौन से हैं चीजें? देखिए, इसमें पीएच लेवल होता है, अल्कलाइन शरीर। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म समय जो बच्चे होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, फुल अल्कलाइन, बिल्कुल शुद्ध रूप से। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो शरीर अप्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्राकृतिक के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसके कारण हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है और पंच महाभूत दूषित हो चुका है, वायु दूषित हो चुका है, जल, उसके कारण हमारे शरीर में एसिडिक गुण का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसको नॉर्मल करने के लिए साइट्रिक एसिड, अब जैसे 9.5 पीएच नींबू जो संतरा होता है वो मिलता है, उसके कारण शरीर में इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अल्कलाइन चीज, फूड मटेरियल जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स है, नारियल का पानी अद्भुत अल्कलाइन चीज है। और उसके साथ फिर साइट्रिक जूस अगर हम लोग लेते हैं, इसका हम लोग जो रेशियो देते हैं 10 केजी पर वेट 1 ग्लास 200 ml हम लोग उसको देते हैं। अगर मान लीजिए कोई 80 केजी का है तो 8 ग्लास नारियल पानी और 8 ग्लास साइट्रिक फ्रूट अगर हम देते हैं तो उसका इम्यून पावर इतना बढ़िया होता है। क्योंकि कोरोना काल में कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है तो गला बहुत तेजी से सूखता है, तो उस समय कहा जाता है कि पानी का सेवन हमेशा करना चाहिए, शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए। तो शरीर में पानी, वो पानी अगर हम लें जो अल्कलाइन होता है और उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गला सूखना भी बंद होता है, इम्यून पावर भी बढ़ता है और मानसिक रूप से लोग मजबूत भी होते हैं, कोरोना से लड़ने का एक अलग ताकत भी मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई महिला कोरोना पेशेंट प्रेग्नेंट हो और कोई बच्चा जिसकी उम्र 8 साल से कम हो, उनको किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट है उसमें वो आइवरमेक्टिन बिना डॉक्टर की सलाह से, या और भी कई मेडिसिन है उनमें प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। और ढेर सारे न्यूज में नंबर सारे डॉक्टर्स के हैं और कोई ना कोई फोन लग ही जाता है, तो उनसे बात करके प्रॉपर गाइड होना चाहिए। हाँ, साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों को अगर घर में किन्हीं को होता है तो उनको उनसे दूर रखना चाहिए और उनका जो दवाई है, उनका खान पान है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट हायर एंटीबायोटिक का काम करता है हंसना और खेलना। इस चूंकि जो बीमार पड़ जाते हैं ना वो बेड पे आ जाते हैं, बेड पे आने के बाद शरीर स्थूल पड़ जाता है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो इम्यून पावर तो ऑटोमेटिक है कि घटेगा ही। उसके बाद जो सोने का पोस्चर होता है ना,
जैसे पेट के बल पे अगर हम लोग सोते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक है कि वो ज्यादा बरकरार रहेगा। फिर लेफ्ट साइड में सोना, कई पोस्चर में उसको सो के उससे भी ठीक किया जाता है। फिर कपूर, लौंग, जमाइन, ये सब का हम लोग अगर इनहेलेशन करें पोटली में बांध के तो वास्तव में उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। होम्योपैथ में भी कई ऐसे दवाएं हैं, वेनेडियम है, कई ऐसा है जिसके लेने से 4-5 बूंद लेने से ऑक्सीजन बनता है। तो अभी जरूरत है कि सब एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सपोर्ट करें। बाकी डॉक्टर तो अपना फर्ज अदा कर ही रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अभी कृपया करके कोई किसी भी प्रकार का, खास करके पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए इस पेंडेमिक यूज में। अभी हम लोग ये ना करके बाद में जब सब ठीक हो जाएंगे तो लड़िए, जिनको जिनको जो कोसना है कोसिए, लेकिन अभी इस स्थिति में सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए, एक साथ फाइट करना चाहिए कोरोना से। डॉक्टर साहब, अगर कोई इस तरह के कोई पेशेंट हो जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हो, तो वो कोरोना में किस तरह से एहतियात बरते और किस तरह का मेडिकेशन उनका होना चाहिए? जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनका लक्षण 5-6 लक्षण जो होना चाहिए, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, फीवर आना, शरीर में जकड़न, बहुत ज्यादा वीकनेस, गले में सूखना, ये सब सारे लक्षण जब आते हैं तो उनको सबसे पहले होम आइसोलेशन होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके जो प्रॉपर मेडिसिन है वो, और सबसे बेहतरीन है कि आप अगर 1 घंटे में 10 से 15 बार गर्म पानी नमक से गार्गिल करते हैं तो गले के प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगा। फिर स्टीम जो लेते हैं वो बहुत बहुत कारगर है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमको लगा है शुद्ध देसी गाय का जो घी है ना, वो नाक में लेने से उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो फर्स्ट डोज में ही वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पेशेंट पे पड़ता है। और बाकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और इंटरटेनमेंट चैनल जरूर देखना चाहिए, न्यूज नहीं देखना चाहिए, न्यूज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि जैसे घर पे जो पल्स रेट है और ऑक्सीजन लेवल उसको कैसे चेक करें अगर उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है उसको चेक करने का, उसका अंदाजा उन्हें कैसे लगेगा? उसका मैंने कई जगह शेयर भी किया है। जैसे एक सांस में अगर 1 से 30 बार अगर हम काउंट कर लें, मतलब एक ही सांस में, इसका मतलब आपका ब्रीदिंग पावर स्ट्रांग है। जैसे हम लोग काउंट करते हैं तो 1 से 30 तक अगर काउंट कर लेते हैं एक सांस में, इसका मतलब आपका ब्रीदिंग पावर ठीक है। अगर घट रहा है बहुत ज्यादा तो पेट के बल तो सो जाएं। और पल्स ऑक्सीमीटर अगर नहीं है तो वो आपको आभास हो जाता है कि शरीर में ऑक्सीजन सच में है या नहीं है, वो फील होने लगता है। डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीनेशन जो है, जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह से किया जा रहा है या यूज की जा रही हैं, जो रेमेडिफायर और हमारे ये हैं, ये कितना इफेक्टिव है और ये किस मतलब कोरोना पेशेंट किस लेवल तक पहुंच चुका हो तब इनका लेना चाहिए? और ये इंजेक्शन जो लग रहे हैं, पहली डोज लग रही है, सेकंड डोज लग रही है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, कुछ के साइड इफेक्ट्स भी काउंट किए गए हैं, पता लगे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वैक्सीन जो है वो अगर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके अगर दिया जाए पेशेंट को तो फर्स्ट डोज में पेशेंट को प्रभावित करता है। 1 से 2 दिन तक उसको फीवर भी आ सकता है, क्योंकि जब हाई डोज वाला चीज शरीर में पड़ता है तो उसके इम्यून पावर को बिल्डअप करने में, इम्यून पावर को ब्रेक भी करता है। तो उस समय घबराने का नहीं है। 1-2 दिन तक आप कोई भी एनाल्जेसिक दवा ना लें। सेकेंड डोज जब पड़ता है तो सेकेंड डोज का जो अंतराल होना चाहिए 20 से 1 मंथ के बीच में दिया जाता है जनरली, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सुरक्षित हैं जो सेकेंड डोज लिए हैं। बहुत लोग न्यूज में दे रहे हैं कि इनका भी सेकेंड डोज है लेकिन ये भी कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन वो उतने प्रभावित नहीं है। शायद अगर वो दोनों वैक्सीन डोज नहीं लिए रहते तो उनको खतरा ज्यादा बढ़ सकता था। इम्यून पावर बढ़ता है उससे, और चेन का जो हेलिक्स उसका जो बनना होता है वो स्ट्रांग होता है कोरोना से, तो उससे फाइट करने में उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक रूमर ये भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो हार्ट पेशेंट हैं, वो जो कोविड इंजेक्शन ले रहे हैं उनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या ये रूमर है या ये हकीकत है? नहीं, ये र्यूमर है। अगर डॉक्टर के गाइडलाइन में अगर लिया जाए प्रॉपर तरीके से तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसका सारा चेकअप करने के बाद ही लिया जाता है।
इनकेस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर खुद बता देंगे कि नहीं इनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन सही गाइडलाइन होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल में कब भर्ती होना चाहिए, मतलब वो कौन सी स्टेज आती है? थर्ड स्टेज में जब 4 से 5 दिन तक इन्फेक्शन ज्यादा होने लगता है, ऑक्सीजन 94 से बिलो होने लगता है, उसके बाद सांस घरघराहट बहुत ज्यादा होने लगता है, वीकनेस बहुत ज्यादा होने लगता है, तो फिर उसको देर ना करना चाहिए और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आखिरी 2 सवाल है, जिसमें एक तो यह है कि क्या सभी कोरोना पेशेंट सीरियस पेशेंट हैं? बिल्कुल नहीं। कोरोना में मुझे लगता है कि मात्र 1.3% ही जो है वो सीरियस है। बाकी रिकवरी रेट देख लीजिए ना, रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है। लेकिन सारे लोग जो जिस तरह से अभी हैवॉक क्रिएट किए हुए हैं, जिन्हें ऑक्सीजन लेवल सही भी है वो भी ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, ये गलत है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि किसको जरूरत है। उन तमाम लोगों को जो जिनको बेड की जरूरत नहीं है और बेड पकड़ लिए हैं, उनको थोड़ा सा ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट को कोसने से बेहतर है कि अपने आप को मजबूत करें और लोगों को सहायता करें। जब एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निगेटिव में आ जाते हैं और जब मैं उनको बोलता हूं कि आप एक कोरोना पॉजिटिव से बात कीजिए, तो उन्हें लगता है कि अरे मैं भी डॉक्टर बन गया हूं, मैं भी एक पेशेंट को ठीक किया हूं। इतना पॉजिटिविटी उनके अंदर आता है कि मैं कोरोना से जब रिकवरी हुआ तो दूसरे को रिकवरी में मैं सपोर्ट कर रहा हूं। ये चेंज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिकवरी हो रहे हैं वो अपने नाम पे पेड़ जरूर लगाएं, खास करके जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, और निगेटिव वाले पेशेंट को कम से कम ब्लॉक में जाके पॉजिटिव वाले पेशेंट जो भी हैं उनका नंबर लेके उनसे बात करें, अपनापन जैसा फील हो, उनसे हंसें, उनसे उनको बोलें कि कल से आप ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड है ये इस वक्त, तो सिचुएशन सबको पता ही है, हर जगह पे दिक्कत आ रही है। अगर मैं भारत की बात करूं अकेली, तो हमारा जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज की बात है और विलेज की बात है, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि कोरोना ज्यादा तेजी से कहाँ स्प्रेड हो रहा है और कहाँ इसमें सेफ्टी बरती जा रही है? देखिए, ग्रामीण और शहर में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो गांव में भी कोरोना है, लेकिन गांव में कोरोना है, लोग उतने कॉन्शियस नहीं है। कोरोना उनको टच करके निकल भी जा रहा है, उनको हो जा रहा भी है, और वो बेफिक्र हैं, घूम रहे हैं, अपने कामों में मतलब रह रहे हैं। मतलब अगर इसको तरीके से अगर सोचा जाए एक पहलू पे, तो वो लोग कोरोना पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। तो उनके लिए एक पॉजिटिविटी ये है कि वो बेफिक्र है। लेकिन दूसरे पहलू पे देखा जाए तो उतना भी बेफिक्र होना सही नहीं है, कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि अब गांव में भी लोग इसके कारण बहुत ज्यादा खराब स्थिति में आने लगे हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि कोरोना काल में जो फार्मर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो काम रुक नहीं रहा है। कोई लोग कोरोना काल में भूखे नहीं हैं, और उनको खाने की व्यवस्था, अनाज और सब्जी का व्यवस्था वो किसान कर रहे हैं। और मैं कई गांवों में पता किया तो किसान अभी तक सुरक्षित है। वो जो कुदाल चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है और मानसिक रूप से मजबूत है कि जो होगा देखा जाएगा, काम नहीं छोड़ेंगे लोग। हम काम छोड़ दिए तो भूखे मर जाएंगे, कोरोना पेशेंट कैसे खाएगा, डॉक्टर्स कैसे खाएंगे, उसकी चिंता किसानों को है। तो उन्हें एक सैल्यूट जरूर करना चाहिए, जिनके वजह से हम लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। और वो किसान, ये बहुत सीखने वाली बात है कि किसान कोरोना पॉजिटिव बहुत कम है। बिल्कुल शहरों में आपने ऑक्सीजन कम हुआ है, गांवों में जी ऑक्सीजन अभी भी पर्याप्त है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि एक तो पॉजिटिविटी, जो इंसान भले ही कोरोना पेशेंट का पॉजिटिव आना अपने आप में ही एक रेड सिग्नल है कि आप इस चीज पे चले गए हैं, लेकिन अपने आप के अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना और खुद को पॉजिटिव रहना बहुत हद तक हमें इस चीज से दूर रख सकता है। और ये हल्के फुल्की चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके अगर एहतियात बरती जाए, घर से ही एहतियात बरती जाए, तो हम इस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से इस फेज से गुजर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन झा आपका हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का और हमारे व्यूवर्स को बताने का कि कितना इजीली वो इसको कवर अप कर सकते हैं।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। वी मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे एक और मशहूर हस्ती से। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए वी मीडिया के साथ।